हाँ जी, जीसी क्लासेज की आज एनवायरमेंटल साइंस की यूनिट 10 के लेक्चर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, अब तक के हमारे जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर हुए थे, उस लेक्चर के अंदर हमने जो बात की थी कि कॉन्फ्रेंस एंड रिपोर्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखा है कॉन्फ्रेंस एंड रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट, जिससे रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन की जो एक्टिविटी थी उन सब में हमने बातें की थी। तो देखिए, हमने अब तक जो देखा था इसके अंदर ब्रीफली हम देख सकते हैं कि अब तक हमने जो देखा था, हमने ये देखा था कि जो भी स्टॉकहोम सम्मेलन था, अब तक हमने देखा कि जो भी स्टॉकहोम समिट था 1972 के अंदर आया था। इस स्टॉकहोम समिट से 1972 से ही क्या हुआ, आगे चलकर क्या निकल के आया, आपका अर्थ समिट आया, जिसको हमने रियो समिट के नाम से जाना, या जिसको हमने यूनिसेड के नाम से जाना, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कब आया था आपका 1992 के अंदर आया था। इसी अर्थ समिट या 1992 के अंदर जो आपका आज का हमारा जो टॉपिक है एजेंडा 21 है, वो एजेंडा 21 की बात भी कहाँ पर हुई थी, इस अर्थ समिट या 1992 के अंदर ही जो आउटकम डॉक्यूमेंट सामने नजर आए थे, उन आउटकम डॉक्यूमेंट्स में वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर जो दे रखा था वो क्या था, आपका एजेंडा 21 दे रखा था। वो एजेंडा 21 क्या है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि एजेंडा 21 कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, अर्थ समिट 1992 है। इस सम्मेलन का ही, इस पृथ्वी सम्मेलन 1992 का ही जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है, आपका एजेंडा 21 है। यानी कि एजेंडा 21 कहाँ से निकल के आया, आपका पृथ्वी सम्मेलन 1992 से आया, जो कहाँ पर हुआ था, रियो ब्राजील के अंदर। रियो ब्राजील के अंदर इस सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसके बारे में हमने पहले बात कर दी थी कि 3 जून से लेके 14 जून 1992 के बीच में हुआ था। इन्हीं तारीखों में से जो एजेंडा 21 निकल के आया था वो आपका कब था, 13 जून 1992। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन का ही क्या है, एक प्रोडक्ट है। जो भी वर्ड्स काम में लिए जा रहे हैं उन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने बोला कि ये प्रोडक्ट है 1992 का, तो ये प्रोडक्ट है, सही बात है। एजेंडा 21 से बात करें, इस एजेंडा 21 का जो ओरिजिन हुआ, इस एजेंडा 21 को टाइम टू टाइम पर आगे 1992 के बाद भी इसको टाइम टू टाइम पर क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया है। तो आगे जितने भी अर्थ सम्मेलन हुए, जैसे कि हमें पता है कि रियो +5 हुआ, रियो +5 का मतलब वही आपका 1997 यानी इसके 5 साल बाद हुआ, तब भी इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया। इस एजेंडा 21 के अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसका रिव्यू किया। इसके बाद हमने देखा कि रियो प्लस जो 10 आया था, इस रियो +10 या रियो प्लस जो भी 20 था, इन सब चीज़ों के अंदर भी आगे चलकर इसमें क्या किए गए थे, टाइम टू टाइम पर मॉडिफिकेशन किए गए थे। रियो +10 का मतलब ये आपका 2002 से मतलब है, रियो +20 से मतलब आपका यहाँ पर क्या है, 2012 से है, सही बात है। इसका जो जगह थी वो आपकी न्यूयॉर्क था, यहाँ पर हमने बात कर दी थी। इसकी जगह कौन सी थी, जॉन्सबर्ग था आपका, ये लीजिए, ठीक है। और वापस रियो +20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ, रियो ब्राजील में हुआ। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि एजेंडा 21 का ओरिजिन हुआ 1992 से, और इसके बाद एजेंडा 21 के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुए, वो कब हुए, आपके आगे के आने वाले जो भी पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन या रियो +5 सम्मेलन थे, इन सब के अंदर इसके अंदर क्या हुआ, मॉडिफिकेशन होना शुरू हुआ था। हम ये सब पहले ही कह चुके हैं कि अर्थ समिट 1992 को हम यूनिसेड भी कह सकते हैं, इसी को हम रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब जो आज की क्लास के अंदर जो हमारा जो फोकस रहने वाला है वो किसके ऊपर रहने वाला है, इस एजेंडा 21 के ऊपर, कि ये रियल में एजेंडा 21 है क्या चीज है। तो हम पहले कह चुके हैं कि एजेंडा 21 क्या है, कि यूनाइटेड नेशन का एक ग्लोबल एक्शन प्लान है। कि यूनाइटेड नेशन ये चाहता था कि जो भी हमारे कंट्रीज हैं उन सब कंट्री का क्या होना चाहिए, सस्टेन डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेन डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा कि सभी लोग क्या होंगे, उसमें ग्रोथ करेंगे, सभी कंट्रीज ग्रोथ करेंगे और एनवायरनमेंट का भी कम से कम नुकसान होगा। तो इस तरह का जो ये एजेंडा 21 था 13 जून 1992 में दिया गया, ये क्या था, एक तरह का ग्लोबल एक्शन प्लान था।
ये भी एजेंडा 21 अपने आप में क्या था, एक तरह का ग्लोबल एक्शन प्लान था। इसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी जानकारी होने पर क्या किया जा सकता है, सस्टेन डेवलपमेंट को अचीव करने में मदद मिल सकती है। तो इसका यही रहा कि जो हमारे इन 20-25 सालों के अंदर क्या हुआ है कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हुआ है, कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का लॉस हुआ है। और जो इन 20-25 सालों के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई है कि जो गरीब तबका था वो गरीब होता गया और जो अमीर थे उसके अंदर अमीर होते गए। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, इस तरह का जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन था, इन सबको क्या करना था, खत्म करना था, या इसको क्या करना था, मिनिमाइज करना था। तो बस इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना है। तो उसके लिए क्या दिया गया था, एजेंडा 21 दिया गया था। और इन्हीं चीजों को क्या बोल दिया, एक समराइज करके बोल दिया ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये किस वजह से राइज हुआ है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का परिणाम था। इकोलॉजिकल जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उस इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की वजह से देखा गया कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करना है, उसके लिए एजेंडा 21 दिया गया था। और इन एजेंडा 21 के थ्रू इन सबको क्या किया करने की बात हुई, मिनिमाइज करने की बात हुई। और यहाँ से क्या देने की बात हुई, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी कि इस एजेंडा 21 का प्लान क्या, एक्शन प्लान क्या होता है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी का यही एक्शन प्लान है, ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जो ये ग्लोबल एक्शन प्लान था, तो एजेंडा 21 जो आपका अर्थ समिट के जो निकल के आया, प्रोडक्ट के रूप में निकल के आया एजेंडा 21, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट था। इस एजेंडा 21 को साइन किया गया। दूसरे जो भी कंट्रीज थे, जो इस यूनिसेड की जो इस कॉन्फ्रेंस में जो लोग आए थे, वो एजेंडा 21 को क्या किया था, इस जगह पे साइन किया था। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को तैयार करके पब्लिश करने का काम कहाँ पर हुआ था भाई, इस डॉक्यूमेंट को तैयार करके पब्लिश करने का काम हुआ था ये आपका 23 अप्रैल 1992, यानी कि 23 अप्रैल को, कुछ एक महीने पहले ही, 13 जून से कुछ एक महीने पहले ही 23 अप्रैल 1992 को ये 300 पेज का ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। एक 300 पेज का ये डॉक्यूमेंट था। इसका पब्लिकेशन हुआ था इस डेट को, पर्टिकुलर तारीख को। और इस पर्टिकुलर तारीख को जब डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था, जब इसको देखा तो इसमें क्या थे, 40 तो चैप्टर्स थे, 14 क्या थे इसके अंदर, चैप्टर थे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसके अंदर क्या दे रखे थे, 4 सेक्शन दे रखे थे। सही बात है, यानी कि 40 चैप्टर और 4 सेक्शन दिए हुए थे। और इन 4 सेक्शन को जो बात करें अपन, इनको 4 सेक्शन को सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड और सेक्शन फोर्थ के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि भाई एजेंडा 21 एक तरह का एक डॉक्यूमेंट के रूप में आया था। और इस डॉक्यूमेंट को जिन्होंने पढ़ा है, जो इस सम्मेलन में जो पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने एजेंडा 21 को साइन किया। और एजेंडा 21 को साइन किया कब किया, जब इन सब चीजों की इन्होंने क्या कर ली, स्टडी कर ली। कि जब डॉक्यूमेंट रखा गया 23 अप्रैल को जब पब्लिश हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जो इस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है 3 जून 14 जून 1992 को, तो जो भी इन्वाइट होने वाले कंट्रीज थे वो सब इस डॉक्यूमेंट को कहीं ना कहीं पढ़ के तो आए होंगे भाई। यहां से 23 अप्रैल 1992 का डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, तो कॉन्फ्रेंस में जो भी इनवाइट हुए कंट्री वो सब पढ़ के और समझ के आए। तो उनको एजेंडा 21 का प्लान भी अच्छा लगा कि हर कोई कंट्री ये चाहता है कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कम से कम हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम से कम हो, यानी गरीबी खत्म हो। सही बात है। इसके अलावा एजेंडा 21 में बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, हेल्थ के रिगार्डिंग पॉइंट्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब एजेंडा 21 के अंदर पार्ट लिए गए हैं। तो एजेंडा 21 का अगर बात करें तो एजेंडा 21 को साइनिंग के लिए ओपन कब हुआ था भाई, ये 1992 के अंदर ये आपका ओपन हुआ था। सही बात है। अब बात है कि एजेंडा 21 को 1992 के अंदर आपने ओपन तो कर दिया भाई साइनिंग के लिए। इसका मकसद क्या था आपका, अचीव करना। एक्शन प्लान को क्या था भाई, अचीव करना, कि कैसे न कैसे आपका एजेंडा 21 है, ये एजेंडा 21 क्या करे, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान को क्या कर लिया जाए भाई, अचीव कर लिया जाए। और इस तरह का जो भी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान को जब आप अचीव करने जाओगे, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, एनवायरनमेंट का ध्यान रखोगे,
आप ध्यान रखोगे कि भाई कोई गरीबी पॉवर्टी का ध्यान रखोगे आप, और आप ध्यान रखोगे डिजीज वगैरह का। इन सब चीज़ों को क्या करना है भाई, सही रखना है कि गरीबी आपको कम करनी है, डिजीज वगैरह को रोक के रखना है, एनवायरनमेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करना है। तो इन सब चीज़ों को, ये सब किसके पार्ट है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक क्या है, पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैसे, सबसे बड़ी बात आएगी कैसे, कि आप ये करोगे कैसे भाई, कि ये सब चीज़ें आप कैसे करोगे कि जिससे आप कह सको कि हाँ भाई हमने इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इन सब चीज़ों को हमने अचीव कर लिया। सबसे मेन चीज़ है ये। और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उलझ जाते हैं बच्चे, तो अपन को उलझने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे अचीव किया जाता है, बहुत एक सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस एक्शन को, एजेंडा 21 का एक्शन का, कि भाई कि क्या है इसके अंदर, जो यूनाइटेड नेशन इस एजेंडा 21 को लेके आया है, अर्थ सम्मेलन के थ्रू सबके सामने लाके रखा है। तो इसके अंदर क्या किया, यूनाइटेड नेशन चाहता था कि कैसे न कैसे करके क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि जो भी यूनाइटेड नेशन हो गया यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन के साथ में जो भी अदर जो भी कंट्रीज थे, ठीक है, अदर जो भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें एनजीओ वगैरह भी हो सकते हैं भाई, या कोई भी एजेंसी हो सकती है, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स है, इंडिविजुअल गवर्नमेंट, किन की बात करोगे आप, इंडिविजुअल गवर्नमेंट की बात करो, कि हर कंट्री की जहाँ की इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स है, वो सभी लोग क्या कर दिया, इस एजेंडा को जब इन्होंने सबने समझा, यूनाइटेड नेशन ने सबके सामने रखा, दूसरी जो भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस थी, दूसरी जो भी कंट्रीज की जो इंडिविजुअल गवर्नमेंट थी, उसने जब इस डॉक्यूमेंट को समझा, ठीक है, तो उनको समझा, इस डॉक्यूमेंट को समझने के बाद में उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पर हमको क्या करना चाहिए, इस एजेंडा 21 को क्या करना चाहिए, हर कंट्री को क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अपने लोकल एरिया में भी अपनाना चाहिए, इस एजेंडा 21 को नेशनल लेवल पे भी अपनाना चाहिए, और आपका जो ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपनाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, इन सब लोगों ने ही मिलके क्या किया कि इस एजेंडा 21 को लोकल लेवल पे भी अप्लाई किया, नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे भी अप्लाई किया और एग्जीक्यूट किया इन्होंने। यही होता है भाई एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट एट लोकल लेवल, नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। तो देखिए अब स्टूडेंट क्या होते हैं, इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो पहले ये बोला था कि ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्या है ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो ये लोकल जैसे वर्ड कहां से निकल के आ गए। अरे भाई सीधी सी बात है कि जब आप कोई भी एम लेके चलोगे, यूनाइटेड नेशन जब इतना बड़ा एम लेके चल रहा है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इन इतने बड़े एम को लेके चल रहा है, तो ये एम पॉसिबल कब है भाई, ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने लोकल लेवल पे भी इस एजेंडा 21 को क्या करें, एग्जीक्यूट करें। ध्यान रखना, इस एजेंडा 21 को भी क्या करें, हम अपने लोकल लेवल पर एग्जीक्यूट करें, तभी संभव है। यहां से ही हम चाहते हैं कि भाई जो भी यहां पर आपके लोकल गवर्नमेंट थे, इसको हमने क्या कर दिया भाई, यहां से एग्जीक्यूट कर दिया। अगर इसको एग्जीक्यूट कर देंगे अब, तो आसानी से क्या होगा कि एजेंडा 21 के जो भी प्लान है उन सब एजेंडे को अचीव करना संभव है। तो जो भी लोकल गवर्नमेंट है, जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी, वो उसको क्या करना चाहिए, एक लोकल एजेंडे को अपनाना चाहिए, खुद अपने हिसाब से अपने एरिया का एजेंडा 21 के तहत जो बातें लिखी गई है, जो बातें बताई गई है, उन्हीं सभी बातों को अपने लोकल एरिया के अंदर, या कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपने एरियाज के अंदर नेशनल लेवल पे भी उन सब प्लान को क्या करे, एग्जीक्यूट करे। तो बार बार एक वर्ड निकल के आ रहा है आपके सामने, लोकल वर्ड। क्या निकल के आ रहा है वर्ड आपका, लोकल वर्ड। तो देखिए यहां पर एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्हीं 40 चैप्टर में से चैप्टर नंबर जो आपका 28 है, उस चैप्टर नंबर 28 के अंदर बात की गई है लोकल एजेंडा 21। ध्यान रखना, बहुत बार अगर आपको एजेंडा 21 नहीं लिखे और वहां पर क्या लिख के दिया जा सकता है, LA 21, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। LA 21 का मतलब भी क्या है, लोकल एजेंडा 21, और एजेंडा 21 की बात हो रही है, ठीक है। बस इसने ये बता दिया आप अपने लोकल एरियाज के अंदर किस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, सही बात है। तो उसके लिए आपका ये रहेगा।
सही बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर एक तरह से देखा जाए कि ये तो एक तरह का क्या हो गया कि सभी कंट्रीज का कॉमन इंटरेस्ट ही है, सभी कंट्री का कॉमन इंटरेस्ट है कि इन सब चीजों को ठीक किया जा सके। तो एक तरह का क्या हो गया, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। सही बात है, सबको भाई आपस का एक इंटरेस्ट है कि बिल्कुल हाँ यार कि ऐसा होना तो चाहिए कम से कम, कि ये चीज अच्छी है, ठीक है। दूसरी बात करें म्यूचुअल नीड, ठीक है, और सबको पता है ये सब जरूरतें आपस में है एक दूसरे की। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बीमारियां भी कम होगी, सही बात है, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बीमारियां भी कम होगी, तो म्यूचुअल नीड है एक दूसरे की, ठीक है, तो अच्छी बात है म्यूचुअल नीड। इसी तरह से जो आप बात कर सकते हो यहाँ पर कि जो भी उनकी जो म्यूचुअल नीड हो गई और जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उन सबको हमको क्या करना चाहिए भाई, शेयर करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने लोकल एरिया के अंदर कोई बातें रख दी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि भाई एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए, लेकिन इसमें जिम्मेदारियां होती है, हर एक की क्या होती है, जिम्मेदारियां होती है, तब जाके ये सब चीजें पॉसिबल है कि चीजों को ठीक करना तभी संभव है जब हर एक अपना अपना क्या करे, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करे। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एजेंडा 21 का जो एजेंडा था, एजेंडा 21 का क्या जो एक्शन एजेंडा है, वो एक्शन एजेंडा को इसी रूप में कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। जो भी एजेंडा 21 को साइन कर किए हैं मेंबर ने 13 जून 1992 में या उसके बाद जो भी साइन किए हैं कंट्रीज, वो सब इसी पैटर्न के ऊपर एजेंडा 21 को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपने लोकल एरियाज में या नेशनल लेवल पे या जो भी ग्लोबल लेवल रहता है, ठीक है। और अब थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं कि इन सभी 4 सेक्शन के अंदर, इन सभी 4 सेक्शन के अंदर बात किसकी की गई है भाई, यहाँ पर ये क्या है 4 सेक्शन। तो एक बात तो हमारे दिग में एक माइंड में पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि जब इस तरह से आप एजेंडा 21 को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो लोकल, नेशनल, ग्लोबल लेवल पर, तो ये तो तभी संभव है कि जब इसमें सब लोग जुड़े, ठीक है, हर एक वर्ग को इससे जोड़ा जाए, हर एक क्राइटेरिया फुलफिल हो, तभी जाके पॉसिबल है ये दोनों चीजें, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को कम करना और इकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन को कम करना। तो ये सारे पॉइंट इनके ही इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कंप्लीट होना जरूरी है, सही बात है। तो देखिए इन 4 सेक्शन के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो दे रखा है उसी में हम कह सकते हैं सोशियो एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, कि भाई कि सोशल सामाजिक भी बात करेंगे हम और इकोनॉमिक भी बात करेंगे, सामाजिक और आर्थिक जितनी भी डायमेंशन है हर एक चीज़ों पे बात करेंगे। यहाँ पर हम गरीबी की भी बात करेंगे, पॉवर्टी, कि भाई कोई गरीब है तो उसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि हेल्थ के रिगार्डिंग क्या बातें हैं, ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ को प्रमोट करेंगे, हेल्थ प्रमोशन, ये भी एजेंडा 21 के अंदर पार्ट में लिया गया, एजेंडा 21 को इसको भी पार्ट बनाया गया। दूसरी तरफ कि जिस तरह से इन 30-40 सालों के अंदर जो रिसोर्सेज है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन नेचुरल रिसोर्सेज को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित किया जाना चाहिए। अगर हम जिस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में सारे रिसोर्सेज फिनिश हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन जो आपका सेकंड नंबर का जो सेक्शन है वो इसी बात पे है कि कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित करना, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करना, ठीक है, संरक्षित करना और क्या करना भाई, प्रबंधन करना। किनका भाई, रिसोर्सेज। ऐसे नहीं कि आप सारे रिसोर्सेज को फटाफट आप खत्म कर दो, आपको रखना है किसके लिए भाई, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट भी होता रहे और आपके रिसोर्सेज भी खत्म नहीं हो, संरक्षित रहे, सही बात है। दूसरा कि हमको पता है कि जिस तरह से हमारे जो जीव जंतु पेड़ पौधे इन आने वाले सालों के अंदर लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको भी क्या करना है भाई, संरक्षित करना है। उन जीवों की जो विभिन्नताएं हैं उनको भी संरक्षित करना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है, येलो साहब, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, ये लीजिए, यानी कह सकते हो कि हाँ जी पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एटमॉस्फेयर आपका अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर को आप अच्छे से रखो। इसी तरह से जो भी रेडियो एक्टिव वेस्टेज है, जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर या रिसर्च वगैरह के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्टेज सामने निकल के आते हैं, उन सब रेडियो एक्टिव वेस्टेज को भी मैनेज किया जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि किसी भी रेडियो एक्टिव वेस्टेज को कहीं भी पटक दिया तो उससे क्या होता है, अपनी बॉडी को नुकसान होता है। तो रेडियो एक्टिव वेस्टेज का भी मैनेजमेंट किया जाना जरूरी है, ठीक है।
तो आपको यहां तक लग चुका होगा कि यार कि सही बात है थी बिल्कुल कि इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की भी बात कर दी इन्होंने, यहां पर इन्होंने इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की भी बात कर दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं कि भाई कि समाज के अंदर जो भी हर एक कैंडिडेट है, चाहे उसके अंदर बच्चे हो, चाहे वुमेन्स हो, कोई फार्मर हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वर्कर हो, सब चीज़ों को भी आपस में क्या करना है भाई, उनको भी प्रमोट करना है, उनको भी क्या करना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है कि वो इस जो एजेंडा 21 का जो क्राइटेरिया रखा है उनमें भी उन लोगों का भी रोल कहीं ना कहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग फॉर सही बात है, यही कहेंगे भाई स्ट्रेंथ करना है भाई। स्ट्रेंथनिंग किसके लिए भाई, रोल ऑफ मेजर, ठीक है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, इसके अंदर वुमन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आजकल जेंडर, कोई भी जेंडर को लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होता है, यानी कि सेक्सुअल जो डिफ्रेंशिएट होता है, मेल फीमेल का जो डिफ्रेंशिएट होता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन सबको क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है, सबको कुछ ना कुछ क्या करना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, जिससे कि हर आदमी, हर ये वर्ग को क्या कर सके, वो अपना रोल को प्ले कर सके। लास्ट में जो बात आता है आपका जो सेक्शन 4 है, इसके अंदर जो बात करते हैं हम मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी एजेंडा 21 हुआ, एजेंडा 21 के थ्रू आपको किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है, किसी चीज को सुधार करना है, तो आप क्या करो, तो सबसे पहली चीज है कि आपको साइंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भाई एक कंट्री ने अगर कोई अपने साइंस बेस्ड कोई भी टेक्नोलॉजी को अगर डिस्कवर किया है, तो वो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कंट्री अपने तक रखे उसको। अगर उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को अगर कम किया जा सकता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को कम किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हमको ये काम भी करना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो भी एजुकेशन है, रिसर्च हुए, उन सब रिसर्च को भी एक दूसरे के साथ में क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। रिसर्च, ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम पर एक कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का भी काम करे, कि भाई कि ऐसा नहीं हो कि भाई कि कोई इंस्टीट्यूशन हुआ तो एक कंट्री ने अगर कुछ रिसर्च कर लिया तो दूसरे कंट्री का उसमें कोई रोल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कि सब चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग वगैरह का रहा। इसके लिए अलावा कोई फाइनेंशियल अगर कोई मैकेनिज्म है, यानी कि वित्तीय प्रबंधन है, ठीक है, अगर किसी को पैसों की भी, अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री को अगर पैसों की भी अगर हेल्प कर सकता है, तो वो भी वहां पर हेल्प की जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंस्टीट्यूट है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करे, तो हम इस एजेंडा 21 का जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कि सभी पूरे वर्ल्ड का क्या होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। वो सतत विकास कब पॉसिबल है, जब हम इन चारों सेक्शन के ऊपर, एजेंडा 21 के जो ये चारों सेक्शंस है, जिनको 300 पेज के डॉक्यूमेंट के रूप में पब्लिश हुआ था, जिसने 40 चैप्टर लिए थे, उन सभी 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड करके पूरे लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल के क्राइटेरिया को क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। इन सब चीज़ों में, इन चारों पॉइंट के अंदर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लोकल लेवल की भी बात हो रही है, नेशनल लेवल की भी बात हो रही है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे भी बात हो रही है। ठीक है, तो आप अब कह सकते हो कि जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर कुछ ऐसा एजेंडा 21 के हिसाब से अगर कोई सभी वर्ल्ड के कंट्रीज जो इससे जुड़े हुए हैं अगर ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है, 2030 का जो टारगेट रख रखा है, उस टारगेट को अचीव किया जाना संभव है। मान के चलते हैं कि 2030 के जो एजेंडा 21 का जो टारगेट रखा गया है, जिसको खुद को अपने आप में 2030 का एक एजेंडा बोला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम पहले ही कह चुके थे कि जो आपका 2015 से लेके 2030 का जो एजेंडा है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, एजेंडा 2030।
इस एजेंडा 2030 का पर्पज ही क्या है कि गरीबी को कम करना है, जेंडर डिफरेंस को कम करना है, लोगों को एजुकेट करना है। ये सारे जो टारगेट एजेंडा 2030 के थ्रू जो पूरे होंगे, जो किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो उसको अचीव करना संभव हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या रहेगा कि इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है, जो भी सारे कंट्रीज वगैरह हैं उनका कहीं ना कोई आपस में योगदान रहेगा, तो ही ये सब चीज़ें इसमें संभव हो पाएगी। तो अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि रियल में ये दो एजेंडा 2030 है, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट जैसे एजेंडा 21 की बात करते हैं, ये कम सुना हुआ रहता है, तो वो देखते हैं कि अचानक से क्या आ गया। अचानक से कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का प्लान था। एजेंडा 2030 का प्लान रखा गया था 2015 में, इसलिए इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। यहाँ पर कुछ चीज़ें डिसाइड किए गए थे, यहाँ पर डिसाइड किए गए थे इसके अंदर 17 तो इसके अंदर गोल डिसाइड किए गए थे। इसमें 169 के आसपास टारगेट दे रखे हैं। ठीक है, 169 के आसपास क्या दे रखे हैं, यहाँ पर टारगेट दे रखे हैं। तो उन सब चीज़ों को क्या करना है, अचीव करना है। यूनाइटेड नेशन इस काम में लगा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए एजेंडा 2030 का भी प्लान सही प्लान है, लेकिन इससे पहले इसकी जो शुरुआत कहाँ से थी, एजेंडा 21 से थी। पिछली क्लास में हम ये डिफरेंस कर चुके हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ होता है। तो पिछली क्लास से आप इसके डिफरेंस को आप अच्छे से समझ सकते हो। तो हमारी जो आज की क्लास थी और जो अब तक की क्लास थी उसमें यही रहा कि जो भी कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट्स थी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी, जिसके अंदर हमने स्टॉकहोम सम्मेलन, अर्थ समिट, एजेंडा 21, रियो +5, रियो 10, रियो 20, इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन किया है। अब हम आगामी आने वाली क्लासेज के अंदर हम इनके ऊपर जो भी यहाँ पर MCQs बनते हैं कि किस तरह के MCQ बनते हैं, उन MCQ क्वेश्चन को भी हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि किस किस तरह की UPSC में इनसे रिगार्डिंग MCQ के क्वेश्चंस पूछे गए। इसी की यूनिट 10 की जो आगे की क्लासेज के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स और रामसर कन्वेंशंस है, इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी क्लास में कंटिन्यू जुड़े रहिए और जो बोर्ड पे लिखा है उसका एक बार आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, और बाकी आगे की क्लास में आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं RPSC SEF एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।